हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन तक देख चुके थे। तो आज हम लोग को देखना है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो देखते हैं, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था जो कि बंगाल था, और ये बंगाल जो था मुगल साम्राज्य का सबसे संपन्न, मतलब कि सबसे कह सकते हैं बढ़िया, सबसे संपन्न, सबसे सुखी राज्य था, साम्राज्य था, प्रांत था। आगे है कि मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। तो मुर्शीद कुली खान जो था वो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि बंगाल का जो वो संस्थापक है, ठीक है, वो जो है वो मुर्शीद कुली खान। तो और यहाँ पे मुर्शीद कुली खान जो है वो नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता है। हालांकि वो स्वतंत्र शासक रहता है, लेकिन फिर भी मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहता है। आगे है, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के तट पर है, स्थानांतरित की। तो क्वेश्चन एक पूछता है कि कौन शासक था जिसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है, स्थानांतरित किया था। तो वो था मुर्शीद कुली खान, इसने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। और आगे है, इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण यानी कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। तो याद रखना है कि इजारेदारी प्रथा किसने शुरू किया। तो इजारेदारी प्रथा जो है वो मुर्शीद कुली खान ने शुरू किया था। और तथा कृषकों को तकावी ऋण, कृषक को तकावी ऋण देने का वो प्रथा शुरू किया था। तकावी ऋण का मतलब कि खेती के लिए जो है अग्रिम कर्ज, मतलब खेती करने से पहले जो कर्ज दिया जाता है वो शुरू किया था। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन था, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान का जो उत्तराधिकारी था वो उसका दामाद था, जिसका नाम सुजाउद्दीन था। आगे 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो याद रखना है 1740 में एक गिरिया के युद्ध हुआ। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में, और जिसमें सरफराज को मार दिया गया, ठीक है। सरफराज को मारकर और बिहार का जो सूबेदार था अलीवर्दी खां का बंगाल का नवाब बना, ठीक है। तो बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। आगे है, इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, ठीक है। कौन? तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? अभी हम लोग देख रहे हैं कि अलीवर्दी खान जो है वो बंगाल का नवाब बना, और बंगाल का नवाब बनने के बाद अलीवर्दी खान ने मुगल को जो है, मुगल शासक को जो है वो राजस्व देना बंद कर दिया। हालांकि इसके पहले जो था मुर्शीद कुली खां जो था वो दे रहा था राजस्व मुगल शासक को। लेकिन जैसे अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बनता है, तो बंगाल का शासक अलीवर्दी खां जो बनता है नया वाला, वो फिर मुगल सम्राट को राजस्व देना बंद कर देता है। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। देखो, पूछेगा कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, तो वो कौन था? तो ये था अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां के समय में बोला जाता है कि बंगाल जो है वो बहुत समृद्ध हो गया था। आगे है, इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ, यानी कि अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी हुआ वो उसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं बंगाल के नवाब जो है वो देखते हैं। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां जो 1713 से 1727 तक रहा, लगभग 14-15 साल। उसके बाद सुजाउद्दीन आया, सुजाउद्दीन 27 से 39 तक रहा, 1727 से 1739। सरफराज खां 1739 से 1740, मतलब कि ये करीब तो 1 साल का पीरियड। आगे है अलीवर्दी खां 1740 से 56। अलीवर्दी खां के शासनकाल को ही क्या कहा जाता है? तो अलीवर्दी के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। याद रखना है। सिराजुद्दौला उसके बाद बना, अलीवर्दी खां का दामाद था, सिराजुद्दौला बना 1756 से 1757, ये रहा 1 साल। उसके बाद फिर मीर जाफर बना 1757 से 60। उसके बाद मीर कासिम बनता है बंगाल का नवाब 1760 से 63। और उसके बाद फिर से अंग्रेज लोग जो है वो मीर जाफर को ही बना देते हैं 1763 से 65 तक। फिर उसके बाद निजाम उदौला बनता है 1765 से 66, और सैफ उदौला उसके बाद 66 से 70 तक। और उसके बाद सबसे अंत में मुबारक उदौला जो 1770 से 1775 तक रहता है बंगाल का नवाब। आगे हम लोग पढ़ते हैं
आगे बोला है कि 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी, जिसको ब्लैक होल भी कहा जाता है, ट्रेजेडी नामक घटना घटी। कब घटा? 20 जून 1756। इसका डेट पूछता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756 को याद रखना। इस घटना के रचयिता किसको माना जाता है? तो इस घटना का जो रचयिता है वो जेड हॉलवेल को माना जाता है। किसको? जेड हॉलवेल को। इसकी रचयिता जो है वो जेड हॉलवेल के अनुसार, मतलब कि जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जेड हॉलवेल ने कहा, जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति है, ठीक है। और उसने कहा कि 20 जून की रात जो है वो 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। किसके बारे में? तो ये सिराजुद्दौला के बारे में बोल रहा है कि उसने बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, ठीक है। सोचो कि 146 में से मात्र 23 जिंदा बचा, बाकी 123 मर गया। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है। आगे लिखा है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757। अब छोटा डेट भी याद रखना है, 23 जून को याद रखना है, ठीक है। ऐसे 1757 केवल याद रखने से काम नहीं चलेगा, याद रखना है 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति। अब क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध में जो था वो अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो अंग्रेज का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का नवाब कौन था उस समय? वो सिराजुद्दौला था। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ही लड़ाई हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। देखिए, सिराजुद्दौला का एक होता है सेनापति, जिसका नाम रहता है मीर जाफर, और मीर जाफर ही क्या करता है? धोखाधड़ी कर देता है सिराजुद्दौला के साथ। मतलब कि मीर जाफर जो है जाकर के अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों के गुट में वो मिल जाता है और धोखा दे देता है खुद सिराजुद्दौला को ही, जिसके कारण वो हार जाता है सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अब देखो, जैसे सिराजुद्दौला उधर हारता है, ठीक है, उसके बाद मीर जाफर को इधर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि मीर जाफर को पहले ही मिला लिया था, इसीलिए मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। आगे है प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही, ठीक है। मतलब कि प्लासी का जब युद्ध हो रही थी तो एक मोहनलाल और एक मीर मदान, ये दोनों के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना जो था वो नवाब का वफादार, मतलब कि सिराजुद्दौला का साथ दे रहा था। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। याद रखना है कि प्लासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है, इस बात को ख्याल रखना है। और मीर मदान बेचारा वो मारा गया, ठीक है। आगे है कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अब देखो क्या है, 1760 ईस्वी में क्लाइव जो था अपने हाथ का एक कठपुतली बना रखा था मीर जाफर को जैसे चाहता था वैसे वो करवाता था, इसीलिए मीर जाफर को अंग्रेजों का, मतलब लॉर्ड क्लाइव का कठपुतली कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड क्लाइव का कठपुतली, हाथों का कठपुतली किसे कहा जाता है? तो मीर जाफर को कहा जाता है। उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर जाफर को भी हटा दिया, और उसके बाद उसके दामाद जो था मीर जाफर का, जिसका नाम था मीर कासिम, उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। आगे है मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि मुगदलपुर स्थानांतरित किया। तो याद रखना है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को, जैसे मीर कासिम को जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया, तो मीर कासिम क्या किया कि अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया, ठीक है। तो आज का मुंगेर हम लोग देखते हैं बिहार में, वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया, स्थानांतरित कर दिया। बंगाल की राजधानी का क्रम है, बंगाल की राजधानी का क्रम मतलब ऐसे है, पहले ढाका में था, ढाका से मुर्शिदाबाद किया गया, मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर लेके चला गया। आगे है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। मतलब एक तरफ अंग्रेज था और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। इसके बीच ये हुआ बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था इसमें भी अंग्रेज जीत गया, और इस समय जो अंग्रेज का जो युद्ध का सेनापति जो था वो हेक्टर मुनरो था, और प्लासी का युद्ध में लॉर्ड क्लाइव था, याद रखना है।
आगे हम लोग चलते हैं। आगे है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अगला टॉपिक जो है वह है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अब मैसूर से कैसा संबंध है अंग्रेजों का वो देखना है। देखिए कहता है कि 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। एक हैदर अली शासक है, सुल्तान है हैदर अली, जो कि 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बन गया। ठीक है, मैसूर का शासक कौन बना? 1761 ईस्वी में हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। 1761 में शासक बना और उसके बाद 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसके दौरान इसका हैदर अली का मृत्यु हो गया। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान जो था वह हैदर अली का बेटा था और वो उत्तराधिकार उसका बना, मतलब कि उसका उसके बाद का शासक बना। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। अब देखो 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, तो पूछेगा कि ये टीपू सुल्तान की अपनी राजधानी कहाँ था? तो श्रीरंगपट्टनम, और श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। टीपू सुल्तान अपने आप को बादशाह बोल दिया। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और साथ ही जेकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये जेकोबिन का बात जो कर रहा है वो फ्रांस क्रांति की बात कर रहा है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जब हो रहा था, ठीक है, तो उस समय जो एक जेकोबिन क्लब था उसी का वो हिस्सा बना था, उसी का सदस्य बना था। और जेकोबिन क्लब का कहना था कि सभी समान हैं और सभी को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तो उसी से प्रेरित होकर के ये जो है स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगाया था टीपू सुल्तान। आगे क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 69 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, और ये वारन हेस्टिंग्स था इस समय का गवर्नर जनरल। आगे है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 चला, और इस समय का जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में हुआ जब लॉर्ड बेलेस्ली था गवर्नर जनरल। तो याद रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 कॉर्नवालिस, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, और ये लॉर्ड बेलेस्ली था इस समय का गवर्नर जनरल। आगे है, इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। मतलब कि मैसूर के खिलाफ मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज की संयुक्त सेना जो है, ये मराठा और हैदराबाद का जो निजाम था, ठीक है, वो अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी, ये तीनों सभी मिलकर के। आगे है, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। तो याद रखना है कि टीपू सुल्तान की जो थी, ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो कहाँ हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उसके दौरान इनका मृत्यु हो गया 1799 ईस्वी में। आगे है कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। पूछता है कि टीपू सुल्तान के जो राजसी झंडा होता था उस पर किसकी तस्वीर होती थी? तो उसके ऊपर तस्वीर होती थी शेर का। ठीक है, आगे है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। हम लोग पढ़े हैं पीछे कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। तो हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, ठीक है, कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें से अंग्रेजों का जो सेनापति था वो सर आयर कूट था और नेतृत्व कर रहा था अपनी सेना का, और इधर से जो था वो लाली थे, काउंट डी लाली इसका नाम है। ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था और ये हार गया, मतलब कि सर आयरकूट ने लाली को मारकर लाल कर दिया। ठीक है, तो फ्रांसीसी सेना को पराजित होना पड़ा। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संधियां। अब देखो कुछ संधि हुआ, जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उसके कुछ संधि हुए। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो इसमें मद्रास की संधि हुआ 1769 ईस्वी में। कब हुआ? 1769। 1767 से 69 तो युद्ध ही चला। ठीक है, और 1769 में एक मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई, मंगलौर की संधि हुई, और ये 1784 ईस्वी में हुई, क्योंकि 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला। आगे है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इसकी जो संधि हुई वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
आगे है सिख एवं अंग्रेज, तो इसको भी देख लेते हैं। सिख एवं अंग्रेज को भी देखिए क्या बोलता है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, यानी कि प्रथम गुरु है गुरु नानक को है। तो सिख संप्रदाय का जो स्थापना किया वो किसने किया, वो गुरु नानक जी किए, और ये प्रथम गुरु है सिखों का। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। जो गुरु नानक का जो अनुयायी था, उनको जो फॉलो करने वाला फॉलोअर था, उन्हीं को सिख कहा जाने लगा। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे, गुरु नानक। तो गुरु नानक जो बाबर और हुमायूं था, इसके समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। मतलब इनको अपने आप में आध्यात्मिक पुनर्जीवन क्या होता है उसके बारे में इनको कब आभास हुआ, 1496 ईस्वी में को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आगे है गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक की निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। पूछेगा कि गुरु नानक ने किस लंगर की व्यवस्था किए थे, स्थापित किए, तो गुरु लंगर का ये किए थे। निःशुल्क सहभागी भोजन था, मतलब यहाँ पे निःशुल्क भोजन करवाया जाता था, आज भी करवाया जाता है, लंगर चलता है। चल आगे देखते हैं। आगे बोलता है गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत मतलब कि लंगर स्थापित किए। संगत का मतलब धर्मशाला और पंगत का मतलब लंगर। लंगर का मतलब यहाँ पे बताया है निःशुल्क सहभागी भोजनालय, मतलब कि जहाँ पे निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। आगे है संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। ठीक है, मतलब कि संगत और पंगत जब होता था तो लोग सभी जाकर के एक दूसरे से मिल लेते थे प्रतिदिन, और इससे उन लोगों में सभी में क्या हुआ, एकजुटता बढ़ा होगा। ठीक है, बहुत कुछ। आगे है कि गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। तो गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में कहाँ हुआ, करतारपुर में हुआ। कहाँ हुआ, करतारपुर में इनका मृत्यु हो गया 1538 ईस्वी में। आगे है गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी, सिखों के दूसरे गुरु थे। तो सिख के दूसरे गुरु कौन थे, वो गुरु अंगद थे। कौन थे, गुरु अंगद। गुरु अंगद थे सिखों के दूसरे गुरु। ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम लाहना, इनका प्रारंभिक नाम जो था वो लाहना था। किनका ये सिखों के जो दूसरे गुरु थे जिनका नाम गुरु अंगद था, तो इनका जो ओरिजिनल नाम था, इसका प्रारंभिक नाम जो था शुरू में वो लाहना था। देखिए आज कैसे रहेगा, जैसे अगर देखते हैं हम लोग रामायण को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो जाता है वो रावण की लंका वो जाता है, देखिए हनुमान, और दूसरे बाद कौन जाता है, अंगद जाता है। तो यहाँ पे दूसरा गुरु अंगद है। ठीक है, तो याद रखना है कि दूसरे जो गुरु सिखों के गुरु थे वो कौन थे, गुरु अंगद थे, ऐसे याद रखना है। और अंगद का जो दूसरा प्रारंभिक नाम था वो लाहना था, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे देखिए बोलता है उन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। मतलब गुरु नानक ने जो शुरू किए थे, ठीक है, लंगर व्यवस्था, उनको उन्होंने अस्थाई बना दिया, उन्होंने सब दिन के लिए लागू करवा दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। देखिए गुरुमुखी लिपि जो होता है इसका आरंभ किसने किया, गुरु अंगद ने किया। तो पूछेगा कि गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया, आरंभ किसने किया, गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी थे अमरदास। ठीक है, अमर देखिए कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है। ठीक है, सबसे पहले 3 लिखते हैं, उसके बाद ऐसे ये करते हैं अमर। तो अमर मतलब कि इसमें 3 देखिए छुपा हुआ, इसका मतलब कि अमरदास जो थे वो तीसरे गुरु थे। अमरदास जो थे वो सिखों के तीसरे गुरु थे, 1552 से 1574 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। गुरु अमरदास जो थे वो हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। ठीक है, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति होता है जिसको लवन नाम देकर के उन्होंने प्रचलित किया। कौन, गुरु अमरदास। आगे है अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। तो कौन था, वो अकबर था। अकबर अमरदास से जाकर के कहाँ, गोविंदवाल जाकर के भेंट किया और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव जो है वो दान में दे दिए थे। आगे है अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति किया। ठीक है, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत नियुक्त की। कौन, अमरदास। आगे देखिए बोलता है कि बीवी के पति रामदास जो 1574 से 81 तक रहा, सिखों के चौथे गुरु है। तो चौथा गुरु कौन हुआ, रामदास। चौथा गुरु रामदास। तीसरा में
देखिए अमर, इसमें 3 छुपा हुआ था, ये तीसरा। और रामदास, रामदास देखिए कितने अक्षर से लिखा था, 4 अक्षर से। रामदास कैसे, रामदास 4 अक्षर, इसका मतलब कि चौथा सिख गुरु थे, चौथे सिख गुरु थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। अकबर ने बीबी भानी को कितना जमीन दिया था, 500 बीघा भूमि दिया था। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। अब देखिए यहाँ गुरु रामदास जो थे, चौथे जो सिख धर्म के गुरु थे गुरु रामदास, और इसी भूमि पे मतलब कि बीबी भानी को जो अकबर ने 500 बीघा भूमि दिया था, जमीन दिया था, इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवा दिया। कौन, गुरु रामदास। और अमृतसर नगर की स्थापना भी किया इसी भूमि पर। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु तो ध्यान रखना है, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन, गुरु रामदास जो थे, गुरु रामदास अपने तीसरे पुत्र जो था उनका अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिए रामदास। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। तो गुरु पद को पैतृक किसने बनाया, रामदास ने। किसने, रामदास ने। और रामदास ने अपने कौन से पुत्र को पद सौंपा, गुरु का पद सौंपा। तो वो तीसरे पुत्र जिनका नाम अर्जुन था, उनको उन्होंने पद सौंपा। आगे देखते हैं, गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। सिखों के 5वें गुरु हुए, क्योंकि 4 तक तो हो गए, रामदास ही चौथे गुरु हुए, तो 5वां हो गया कौन, गुरु अर्जुन हुए 5वें। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो सिख का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम आदि ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने किया, तो इसकी रचना गुरु अर्जुन ने किया। ठीक है, इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गति संकलित है। ठीक है, किसमें, आदि ग्रंथ में, जिसकी रचना गुरु अर्जुन ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो याद रखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसमें, यानी कि आदि ग्रंथ जो है इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। याद रखना है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। तो गुरु अर्जुन ने, देखिए रामदास ने अमृतसर जलाशय का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, जो अकबर ने जमीन दिया था, ठीक है, उसमें 500 बीघा जो जमीन दिया गया था अकबर के द्वारा, उसमें अमृतसर जलाशय और अमृतसर शहर को बसा दिया। कौन, रामदास ने। और अब उनका जो 5वां, ये जो उनका तीसरा पुत्र जो गुरु अर्जुन है, मतलब कि सिख धर्म के 5वें गुरु, उसने इस जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। आगे है कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। ठीक है, यानी कि गुरु अर्जुन ने राजकुमार खुसरो की सहायता किया था, जिसके कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। तो क्वेश्चन अगर डीपली पूछेगा तो पूछेगा कि गुरु अर्जुन किसके समकालीन थे। ठीक है, तो गुरु अर्जुन वो जो थे जहांगीर के काल में थे। आगे है कि सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद। अब देखिए हरगोविंद आ गया। ठीक है, सिखों के जो 6ठे गुरु वो हरगोविंद, और इसमें देखिएगा करीब तो 6 अक्षर आपको मिल जाएगा। हर, ये हो गया 2 अक्षर, और गो, वी, आधा और दा, तो आधा को पूरा ना पढ़िए तो हो जाएगा 6 अक्षर इसमें। तो 6 अक्षर से याद रखना है सिखों के 6ठे गुरु। ठीक है, आगे 1606 से 1645 तक ये रहा। ठीक, आगे देखते हैं। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का, मतलब कि सैन्य संगठन, सेना का गठन का संगठन का रूप दिया, तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो ये 6ठे गुरु जो थे हरगोविंद वो। आगे बोलता है कि ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। तो पूछेगा कि 2 तलवार बांध करके कौन बैठते थे, तो 6ठे गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। इन्होंने अमृतसर की क्या कर दिया, किलेबंदी। तो अमृतसर की किलेबंदी 6ठे जो थे गुरु, 6ठे सिख गुरु जो थे गुरु
हरगोविंद सिंह वो थे। ठीक है, छठे जो सिख गुरु थे वो कौन थे, और इन्होंने ही आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद सिखों के सातवें गुरु हरराम, सिखों के सातवें गुरु हर राय, ठीक है, कौन है, हर राय, 1645 से 61 ईस्वी में हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने जाने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिखों इससे मिलने गया था जिन्हें इन्होंने आशीर्वाद दिया था। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन, आठवें गुरु कौन हुए, हरकिशन, हरकिशन, ये 1661 से 64 ईस्वी हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। तो चेचक से किसकी मृत्यु हो गई थी, हरकिशन का। ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। गुरुपद के बारे में औरंगजेब को जाकर के दिल्ली में समझाए थे। कौन, तो ये हरकिशन। आगे सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों का जो नौवें गुरु हुए वो कौन हुए, तेग बहादुर, जो कि 1664 से 75 तक रहे। तेग बहादुर ये नौवें गुरु हुए। और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। मतलब कि सोचिए कि औरंगजेब तो जो था वो बोल रहा था कि तुम इस्लाम को कबूल करो, लेकिन तेग बहादुर जो है वो इस्लाम को नहीं कबूल किए, और जिसके कारण क्या किया, शीशगंज जो है आज का शीशगंज, वो गुरुद्वारा के सामने ही वहाँ इनको मरवा दिया। आगे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, एक थे हरगोविंद जो कि हमारे छठे सिख गुरु हुए, और ये है गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें और अंतिम गुरु हुए। ठीक है, ये 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। ठीक है, क्योंकि बिहार में इनका जन्म हुआ इसलिए ये क्वेश्चन बिहार में ज़्यादातर पूछा जा सकता है। आगे है गुरु गोविंद। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, ठीक है, अनिवार्य किया। 5 ककार अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छ और कड़ा। देखिए क क्या हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, का से केस, का से कंघा, का से कृपान, का से कच्छा और का से कड़ा, ये 5 चीज़ों को अनिवार्य कर दिया सिखों के लिए। कौन, गुरु गोविंद सिंह। कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। सभी अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा दिया। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद जी सिंह जो थे उनका अपना निवास स्थान जो था आनंदपुर साहिब था, एवं कार्यस्थली पावता थी। कार्यस्थली पावता मतलब उनका जो कार्यस्थली था जहाँ पे कार्य किया करते थे वो पावता था, और उनका जो अपना निवास स्थान था आनंदपुर साहिब था। आगे है गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। जफरनामा किसने लिखा था, गुरु गोविंद सिंह ने। किस भाषा में, फारसी भाषा में। तो गुरु गोविंद जो 10वें सिख गुरु हुए वो फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। आगे इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। देखिए इनके 2 पुत्र हुए, एक थे फतेह सिंह और जो दूसरा थे जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह यानी कि 10वें सिख गुरु थे, उनके पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। चलिए आगे है 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। याद रखना है 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। ठीक है, यानी कि आदि ग्रंथ को उन्होंने क्या कर दिया, धार्मिक ग्रंथ जो आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दे दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। आगे है गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1760 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका हत्या 1708 ईस्वी में कर दिया गया। कहाँ, तो नादेड़ नामक स्थान पर हुआ, और किसने किया, तो गुल खान ने किया था। गुल खान नामक एक पठान था, उसने किया था। आगे है बंदा बहादुर, इनका जन्म। आगे है बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। पूंछ जिले के रजौली गांव में तो बंदा बहादुर का जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो पूंछ जिले के रजौली
जिला में हुआ, गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। तो बचपन का नाम इनका पूछता है कि बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण था, और ऐसे लक्ष्मण देखिए बहादुर थे, तो याद रखते हैं बंदा बहादुर लक्ष्मण दास इनका बचपन का नाम था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। तो बंदा का क्या उद्देश्य था? तो बंदा का उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज्य को स्थापित करना। इसके लिए उन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। तो लौहगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था बंदा बहादुर ने। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। गुरु गोविंद और गुरु नानक नाम का जो है वो सिक्का किसने चलवाया था? तो ये बंदा बहादुर चलवाया था। चूंकि बहादुर था भाई, बंदा बहादुर था, ये सिक्के भी चलवा दिए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। चूंकि वजीर खां जो था, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार, सरहिंद का जो मुगल फौजदार था वजीर खां की हत्या कर दिया। किसने? ये बंदा बहादुर ने। मुगल बादशाह फारुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब कि फारुखसियर ने आदेश दिया 1716 ईस्वी में कि बंदा सिंह जो है, ठीक है, रामदासपुर में ले जा करके, मतलब कि वहीं पे थे जो भी है, तो गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ करके और उनको मौत का घाट उतार दिया। किनको? बंदा बहादुर को। आगे है सहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, ठीक है, और ये जो है सहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। देखिए यहाँ जो है बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और वहीं फिर एक बार फारुखसियर ने 1716 ईस्वी में आदेश दे करके बंदा सिंह को भी क्या किया? मौत का घाट उतरवा दिया। तो आगे और देखते हैं। इसमें बोला है कि बंदा की मृत्यु के बाद देखिए, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। जैसे ही बंदा बहादुर का मृत्यु हुआ उसके बाद सिख जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। किसके पहल पर? तो कर्पूर सिंह थे, जिनके पहल पर, जिनके बातों पे 1748 ईस्वी में जितने भी टुकड़ियाँ थे सभी दल खालसा में विलय हो गया, मतलब सभी खालसा बने। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया। तो बाद में जो है 10 खालसा जो है, दल खालसा जो है वो 12 दलों में विभाजित हो गया। इसे मिसल कहा गया। तो जो 12 दलों में विभाजित हुआ उसको मिसल कहा गया। आगे है मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। मतलब मिसल का अर्थ होता है समान। जो मिसल जो वो अरबी भाषा का शब्द है। आगे है रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। तो याद रखना, रंजीत सिंह का जो है जन्म वो गुजरांवाला के में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। और इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। आगे है 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 1780 में जन्म हुआ, 98-99 में शासक बन गया। मतलब करीब तो 18-19 वर्ष की आयु में रंजीत सिंह जो है वो लाहौर का शासक बना। और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह और एक चार्ल्स मेटकॉफ था जिसके बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य सूबे में बटा हुआ था, 4 सूबों में बटा हुआ था। रंजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। तो याद रखना है कि रंजीत सिंह की जो राज्य था वो 4 सूबे में बटा हुआ था। कौन कौन? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। आगे है महाराजा रंजीत सिंह का
विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो याद रखना रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री था वो कौन था, फ़कीर अजीजुद्दीन था, एवं वित्त मंत्री जो था वो दीनानाथ था। और आगे देखते हैं, आगे है 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है रणजीत सिंह को। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। आगे अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। अब अंग्रेज और सिख जो है उसके मध्य कुछ संधि होता है। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को होता है। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में होता है अंग्रेज और सिखों के बीच। आगे है बहनोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी, 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। आगे है 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। तो याद रखना है कि 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया गया और 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। ठीक है, महारानी जिंदा को। और आगे बोला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। किनके बीच? आगे है चिलियानवाला की लड़ाई जो है सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेजों का कमांडर गफ था। ठीक है, अंग्रेजी कमांडर गफ और इधर से कौन थे, सिख नेता शेर सिंह थे। इनके मध्य चिलियान वालों की लड़ाई हुई और इसके मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिख पूरी तरह पराजित हुए। तो सिख बुरी तरह पराजित हो गए। कौन सा युद्ध में? तो ये था जो 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी गई थी। ठीक है, उस चिनाब नदी के किनारे उस लड़ाई में। आगे है लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया गया। देखो लॉर्ड डलहौजी जो है 29 मार्च 1849 ईस्वी को ये घोषणा कर दिया कि संपूर्ण पंजाब जो है वो विलय हो जाएगा अंग्रेजी राज्य में और अंग्रेजी राज्य बना दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया इसी समय। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं विशेष कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को। इसके अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, 41-42 मिनट का हो गया है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं यहीं तक। थैंक यू।